my name is Dr. Preeti Chindar. I am working as a consultant gynecologist, infertility and IVF specialist at Mannat IVF Center, अमर हॉस्पिटल पटियाला। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। बेसिकली ये होती क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या इसके कारण हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इनफर्टिलिटी जिसकी आजकल देखा जाए तो बहुत पेशेंट्स हैं। अगर हम 10 पेशेंट्स देखते हैं जिसमें से 4 पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी बेसिकली होती क्या है, जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई कपल शादी के 1 साल तक लगातार इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब भी किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं जानने के लिए कारण क्या है। उन कारणों में कई बार कारण मिल भी जाता है, कई बार नहीं भी मिलता। अगर हम बेसिक टेस्ट की बात करें तो क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं इसको जांचने के लिए। सबसे पहले देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि आपकी जो ओवरीज हैं, फीमेल में जो ओवरीज होती हैं उसमें एग की जो क्षमता होती है बनने की, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए हम करवाते हैं ओवुलेशन स्टडी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है ट्यूबों की जांच, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स हमारी खुली हैं या बंद हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यूट्रस में जहाँ पे गर्भ ठहरता है वहाँ पे कोई रसौली, कोई छोटी मोटी मसा, कोई पॉलिप ऐसा कुछ तो नहीं है। और इसके बाद एक और टेस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो है हस्बैंड का सीमेन टेस्ट। तो अगर ये 4 टेस्ट, मतलब कि ओवुलेशन स्टडी आपकी नॉर्मल है, ट्यूब्स आपकी खुली हैं, यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है और हस्बैंड का जो सीमेन टेस्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब सीमेन में जो टोटल स्पर्म काउंट होता है, उसकी जो मोटिलिटी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो फिर भी प्रेगनेंसी जब नहीं होती है तो इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। और जब हमें कारण मिल जाता है तभी हम इलाज कर सकते हैं। पर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में फिर हमें जब कारण ही पता नहीं चलता तो इलाज भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम बात करें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की तो हमारे पास अगर पेशेंट जब आते हैं तो 40% कारण फीमेल में होते हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, जैसे कि अंडा ना बनना, ट्यूबर में प्रॉब्लम होना या यूट्रस में प्रॉब्लम होना। और 40% मेल में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पर्म में प्रॉब्लम्स होना। बट 20 to 30% पेशेंट्स आजकल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अभी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड, बट कहीं ना कहीं तो कोई कारण है। अब वो कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्वालिटी की। क्वालिटी यानी कि जो एग हमारा बन रहा है हर महीने, एग अच्छे से बन रहा है, स्कैन हम करके देख रहे हैं, प्रॉपर ओवुलेशन भी हो रहा है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इसका कारण कहीं ना कहीं एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण होता है स्पर्म की क्वालिटी में, मतलब स्पर्म का काउंट अच्छा है, मोटिलिटी भी अच्छी है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी में भी डिफेक्ट हो सकता है। इसके बाद अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है तो वो उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अगर होती है तो कई बार रिस्क ऑफ अबॉर्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रही बात क्वालिटी की। दूसरी बात मैं करूँगी ट्यूब्स की। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि ट्यूब टेस्ट करवा लिया, ट्यूब्स खुली हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पर ट्यूब्स का खुला होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि ट्यूब का फंक्शन भी नॉर्मल है। इस बात को मैं आसानी से समझाना चाहूँगी आपको कि ट्यूब्स अगर खुली हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है अंडे को कैरी करने की, स्पर्म को कैरी करने की, वो तो ठीक है, बट अगर उसके अंदर छोटे छोटे ना हेयर्स जैसे सीलिया होते हैं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं, जो सीलियास होते हैं ये अंडे को प्रोपेल करते हैं, अंडे को पुश करते हैं टुवर्ड्स द ट्यूब, ताकि वो हेल्प कर सके स्पर्म को अंडे से मिलने पे। पर अगर ट्यूब्स खुली हैं और सीलिया में प्रॉब्लम है, उसके जो हेयर्स है वो डैमेज है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाती, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। तो हेयर्स का जो डैमेज होना ये हो सकता है ट्यूबल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि हम डायग्नोज प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी हो गया, ट्यूबल फैक्टर हो गया। कई बार क्या देखा जाता है कि जो अंडे की जो शेल होती है, एग की जो शेल होती है, वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि उसमें जो स्पर्म होता है अंदर जा ही नहीं पाता। जब तक स्पर्म अंडे के अंदर नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये कारण भी पता करना मुश्किल है। तो इसका मतलब कुछ अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूब और ओवरी का रिलेशन, मतलब कि ओवरी में से एग रिलीज हो रहा है, ट्यूब भी अच्छे से काम कर रही हैं, पर ड्यू टू सम इन्फेक्शंस कह लो या कुछ अदर रीजन की वजह से जो ट्यूब होती है वो अंडे को पकड़ ही नहीं पाती। जब तक अंडे को पकड़ेगी नहीं तो वो प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो मोटे तौर पे अगर बात करें तो अंडा की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो, ट्यूबल फंक्शन अगर अच्छा ना हो, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन अगर अच्छा ना हो,
या फिर कुछ और अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स, एक्शियल जैसे मैंने बताया हार्ड होती है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी कई बार नहीं होती है। अब इन कारणों को जांचने के लिए हमारे पास कोई भी टेस्ट नहीं है, इसीलिए डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और पेशेंट भी परेशान हो जाता है। तो अगर हमें अभी इसके कारणों का पता चलाना मुश्किल है तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल ट्रीटमेंट, दिस इज एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। सेकंड इज IUI, दैट इज इंट्रायूटेरल इंसेमिनेशन, और तीसरा है IVF। अब अगर सबसे पहले पेशेंट की अगर एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 से कम है, तो उसको नेचुरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। लाइक जिसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, उनका डाइट पैटर्न, उनका एक्सरसाइज हो गया, उनको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके हम एग और स्पर्म की, ये सब चीज़ें देते हैं। तो कई बार कुछ पेशेंट्स जिनको अनइक्लेन इनफर्टिलिटी होती है वो इससे भी कंसीव कर जाते हैं विदिन 1 और 2 ईयर्स। पर अगर वो विदिन 1 या 2 ईयर्स कंसीव नहीं कर पाते हैं, देन दे हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज IUI। तो इंट्रायूटेरल इंसेमिनेशन में हम हस्बैंड के स्पर्म को लैब में प्रोसेस करके जो एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको यूट्रस में डालते हैं। तो इससे भी कई बार पेशेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। पर अगर इनसे बेनिफिट नहीं होता है पेशेंट को, देन द लास्ट स्टेप इज द IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि हम उनका ICSI करते हैं। ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब जैसे मैंने आपको कारण बताया था, कई बार एग की क्वालिटी जो होती है खराब होती है, या फिर उसका जो एग शेल होता है वो हार्ड होता है, इस वजह से स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाता। तो उस पेशेंट को ICSI से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज ICSI में हम लोग सिंगल स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं एंड टू वी हेल्प देम टू फर्टिलाइज। सो दिस इज ऑल विच वी कैन डन फॉर द पेशेंट्स ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर हम बात करें सक्सेस रेट की, तो नेचुरल ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट है IUI इन पेशेंट्स में, तो वो है ऑलमोस्ट 10%, और IUI का 10 to 20%, और IVF ऐसे पेशेंट 50% रिजल्ट भी लेके आ सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर सफरिंग फ्रॉम द इनफर्टिलिटी विच इज अनएक्सप्लेन्ड, देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और जानकारी चाहिए, तो देन यू कैन कंसल्ट अस। आई एम डॉक्टर प्रीति जिंदल, consultant at Amar Hospital Patiala, Mannat IVF Center from 10 to 3 p.m. Thank you.